नमस्कार बच्चों, फॉलो दी लाइव कक्षा प्रसारण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में सीखा था माध्य ज्ञात करना प्रत्यक्ष विधि से। आज हम माध्य ज्ञात करने की अन्य विधियां सीखेंगे। तो आइए हम करते हैं 13.1 का दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। और हमें आंकड़े दे रखे हैं कि उनकी दैनिक मजदूरी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 रुपए की उनकी दैनिक मजदूरी दी गई है। और ऐसे श्रमिकों की संख्या है 100 से 120 रुपए प्राप्त करने वाले 12 श्रमिक हैं, 120 से 140 रुपए प्राप्त करने वाले 14 श्रमिक हैं, 140 से 160 रुपए प्राप्त करने वाले 8 श्रमिक हैं, 160 से 180 रुपए प्राप्त करने वाले 6 श्रमिक हैं और 180 से 200 रुपए प्राप्त करने वाले 10 श्रमिक हैं। और फिर हमें कहा गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं और पग विचलन विधि से भी कर सकते हैं। तो हमने दी गई सूचना की क्या बना ली? सारणी। दी गई सूचना की सारणी हमने बना ली कि भाई दैनिक मजदूरी रुपयों में जो दे रखी थी वो हमने लिख ली और श्रमिकों की संख्या जो हमें दे रखी थी वो भी हमने लिख ली। इनको लिखने के बाद अब हमें जो ध्यान में रखना है वो यह है कि ये जो आंकड़े दिए गए इससे अब हमें अपना मध्यमान यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, xi ज्ञात करना है। तो हम अपना xi ज्ञात करते हैं जो कि हमारा होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना, ताकि ये पता चल जाए कि इनके बीच में क्या है। जिसको हमने यह भी जाना था कि इसको अनुमान से भी किया जा सकता है, मगर अनुमान के साथ साथ हमें कैलकुलेशन भी करनी है। तो आंकड़े हैं हमारे पास 100 और 120, दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 220 और 220 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा 110। अब अगर हम अगले आंकड़े देखें तो 120 से 140, 120 से 140 अनुमान से भी पता चलता है कि 120 से 140 के बीच में कितना आएगा? 130। फिर भी हमें कैलकुलेशन करके देखनी है कि 120 और 140 कितने होते हैं? 260। और 260 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 130। इसी प्रकार से 140 और 160 के बीच में कितना? 150। 160 और 180 के बीच में कितना? 170। और 180 से 200 के बीच में कितना? 190। यह हम अनुमान से बता सकते हैं, मगर शुरुआती 2 आंकड़ों में हमें कैलकुलेशन से ही निकालना है, ताकि अगर अनुमान और कैलकुलेशन में कोई भिन्नता हो तो उसका पता चल जाए। और दूसरी बात कि इनमें जो अंतराल चल रहा है, जैसे अभी हमें पता चल रहा है कि इनमें 20-20 का अंतर चल रहा है, तो यहां भी 20-20 का अपने आप ही अंतर चलेगा। वो क्रम भी पकड़ा जा सकता है कि देखो पहला 110 आया, फिर 130 आया और 20-20 का अंतर चल रहा है, तो अगला 150, फिर अगला 170, फिर अगला 190। मगर सवाल को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें ये अंतराल बराबर बराबर नहीं चल रहा है। और इत्तेफाक से अगर यही प्रश्न अगर हमारे पास में, क्योंकि परीक्षा में तो इस प्रकार का 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो इत्तेफाक से अगर वही प्रश्न हुआ और हमने अपनी जो है वो स्वाभाविक आदत के अनुसार फटाफट अनुमान से या अंतर देखते हुए कर दिया, तो वहां हमारी गणनात्मक त्रुटि हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों से बचने के लिए अनुमान के साथ साथ गणना भी चलती रहनी चाहिए। तो हमने xi यानी वर्ग चिन्ह निकाल लिया, मध्यमान की सहायता से ये निकाल लिया। अब हमारी अगली चीज जो है वो ये है श्रमिकों की संख्या। और श्रमिकों की संख्या ये जो हमें दे रखी होती है, इसको हम कहते हैं आवृत्ति बारंबारता या fi। तो fi हमें दे रखा है और fi का जोड़ ही क्या कहलाता है? सिग्मा fi। तो fi जो है वो इन सबको जोड़ा, तो भाई 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल पाई 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो जोड़ कितना आया? 50। सिग्मा fi अपने पास में 50 आ गया। और
ये काम हमने अभी जो किया है यह हमें प्रत्यक्ष विधि में भी करना होता है और यह हमें कल्पित माध्य विधि में भी करना होता है। तो अगर इसी सवाल को अगर मुझे प्रत्यक्ष विधि से करना होगा तब तो मैं सीधे सीधे गुणा कर दूंगा कि भाई fi और xi को जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो इन दोनों का गुणनफल आएगा, जो कि ये आएगा। क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपको जो है वो जल्दी से बता रहा हूं कि भाई इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास में fi xi आएगा और जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा fi xi। और अगर प्रत्यक्ष विधि से करना होगा तो हम सीधे सीधे x बार निकालने के लिए सिग्मा fi xi में सिग्मा fi का क्या देंगे, भाग सिग्मा fi xi कितना है, तो 7260 हमारा सिग्मा fi xi है और इसमें हम भाग देंगे सिग्मा fi का, और सिग्मा fi कितना है, तो सिग्मा fi है हमारा 50। तो 7260 में जब हम 50 का भाग देंगे तो क्या होगा, तो 7260 में 50 का भाग देने पर हमारे पास में आएगा 145.2, जो कि हमारी दैनिक जो मजदूरी है वो आ जाएगी। यह जो आएगा यह आया हमारा प्रत्यक्ष विधि से, कि प्रत्यक्ष विधि से सीधा हम सिग्मा fi xi में सिग्मा fi का भाग लगा देते हैं और हमारे पास में मान आ जाता है। अब हम विधि बदल करके जब हम कल्पित माध्य से करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा। प्रत्यक्ष विधि से तो आपने इसका अभ्यास कर लिया होगा, क्योंकि जब मैंने प्रत्यक्ष विधि समझाई थी तब आपको ये प्रश्न उन चिन्हित प्रश्नों में से था जिसे हम प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं। और इस सवाल में हम कल्पित माध्य विधि भी उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि अब हम कल्पित माध्य विधि सीख रहे हैं और उसके साथ ही कल्पित माध्य विधि ऐसे प्रश्नों के लिए उपयुक्त होती है जिसमें आंकड़ों का प्रारंभ बड़े आंकड़े से होता है और फिर अंतराल छोटा छोटा चलता है। जैसे देखिए यहां आंकड़े 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं, तो आंकड़ों की शुरुआत ही 100 से हो रही है, तो 100 तो एक्स्ट्रा हो गया और इनमें अंतराल जो चल रहा है वो 20-20 का चल रहा है, तो अंतराल तो है छोटा और शुरुआत शून्य से नहीं होकर के शुरुआत कहां से हो रखी है, शुरुआत एक बड़े फिगर से, बड़े अंक से हो रखी है। तो गणनाओं को छोटा करने की दृष्टि से इसमें कल्पित माध्य विधि उपयोग में लेते हैं। तो आइए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। और सबसे पहले हमारी दी गई जो सूचना है इसकी हम सारणी बना लेते हैं। तो जब हम इसको कल्पित माध्य से करेंगे तो शुरुआती तरीका वही रहेगा कि हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में हम अपना मध्यमान निकालेंगे, यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा xi, और उसके बाद हम अपनी ओर से एक कल्पित माध्य मान लेंगे। कल्पित यानी कल्पना करके, यानी मान करके हम एक माध्य मान लेंगे। माध्य पहले से मान लेंगे, हम ही मान लेंगे कि हाँ हमें आंकड़े दे रखे हैं, कहां से कहां तक के आंकड़े दे रखे हैं, तो 100 से 200 तक के आंकड़े दे रखे हैं, तो पहले से ही मान लेंगे कि अगर 100 से 200 तक के आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों का माध्य ये आएगा। और ये अगर हम पहले से मान लेते हैं इसको कहते हैं कल्पित माध्य। और पहले से अगर जो हमने मान लिया है वो सही तो नहीं है, वो जो एग्जैक्ट उत्तर है या तो उससे थोड़ा ज्यादा है और या उससे थोड़ा कम है, उसकी फिर आगे कैलकुलेशन शुरू होगी, गणना शुरू होगी कि कितना कम या ज्यादा है, और वो संशोधन करते ही हमारा एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी हमारा माध्य आ जाएगा, जो कि अभी आ रखा है 145.20 प्रत्यक्ष विधि से। जब हम कल्पित माध्य से करेंगे तो भी यही आएगा। देखिए, तो इसी सवाल को अगर हम कल्पित माध्य विधि से करें तो हम इसी प्रकार से वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद में हम अपना xi अपने पास में हो गया, fi भी अपने पास में हो गया, तो ये है हमारा fi और ये है हमारा xi, और हम सबसे पहले एक मध्यमान मान लेते हैं, मध्यमान नहीं माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य हमने मान लिया इस सवाल में कि भाई कल्पित माध्य 150 है। अब कक्षा में तो भिन्न भिन्न बच्चे होते हैं, तो कोई हो सकता है किसी ने 150 माना हो, किसी ने 140 माना हो, किसी ने 160 माना हो, किसी ने 130 ही माना हो। तो ये कैसे मानते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं क्या? तो यह इस प्रकार से माना जाता है कि हमें जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों के अगर बीच का मान होगा तो हमारी आगे की गणनाएं सरल हो जाएगी। जैसे हमने जब xi निकाला तो हमारे पास 5 आंकड़े आए, 110,
130, 150, 170 और 190। इन 5 आंकड़ों में से बीच का आंकड़ा था 150, तो हमने मान लिया कि इसका जो हमारा माध्य आएगा वो माध्य कितना आएगा। तो पहले कल्पना की है, यानी यह माध्य नहीं है, यह कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य कितना है 150, 150। तो 150 हमारा माना गया माध्य है, कल्पित माध्य है, जो कि सही माध्य के, एग्जैक्ट माध्य के निकट होगा। अब इसमें कैलकुलेशन की दृष्टि से एक और आपको सुझाव है कि आप मध्य में माने या मध्य से ठीक छोटा वाला माने। इससे आपकी जो गणनाएं हैं वो आगे दशमलव में प्लस में चलेगी। और ऐसा विद्यार्थियों के साथ देखा गया है कि दशमलव जोड़ की तुलना में दशमलव घटाव में बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं। तो इसलिए या तो आप 150 मानिए जो कि मध्य में है, जिसको मानना एकदम उपयुक्त है, और इसके अलावा अगर कुछ और मानते हो तो आप इससे कम वाला मानिए। यानी अगर 6 आंकड़े होते तो बीच में 2 संख्याएं होती, तो हम छोटी वाली संख्या को जो है वो माध्य के रूप में लेते, ताकि हमारी गणनात्मक त्रुटियां कम हो। तो आइए, अब हमने यह मान लिया कि भाई हमारा कल्पित माध्य ए जो है वो कितना है, वह 150 है। अब इसको 150 मानने के बाद आगे क्या परिवर्तन आएगा। तो आगे परिवर्तनों के लिए हमें कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। और कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि हमारा कल्पित माध्य ए, हमने माना है ए, और इसमें कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन क्या है, तो वो परिवर्तन है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ये वो परिवर्तन है जो कि ये उसमें कल्पित माध्य यानी हमारे माने हुए माध्य में परिवर्तन करके उसको एग्जैक्ट रूप में लेकर के आएगा। तो ये सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये अगर आप सूत्र देखोगे तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के सूत्र के जैसा ही है। इसमें एक्स आई की जगह डी आई है। सिग्मा आपने उसमें देखा था प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ आई भी देखा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई देखा था। एक्स आई की जगह क्या है, डी आई। डी है डिफरेंस, डी क्या है, डिफरेंस। डी है अंतर। अंतर किसका, अंतर है जो हमें आंकड़े पता हैं, कौन से, 110, 130, 150, 170, 190 इनका, और हमारे माने हुए कल्पित माध्य का। हमने एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य एज्यूम किया, एज्यूम यानी कल्पना करके हमने कितना माना, हमने माना 150। तो इनका और हमारे आंकड़ों का अंतर जो है वो डी आई है। तो डी आई का सूत्र हुआ डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हमारा ए घटाने पर जो हमें प्राप्त हुआ वो है डी आई। यानी 110 में से जब हमने 150 घटाए तो हमारे पास आया -40, 130 में से घटाया तो आया -20, 150 में से 150 घटाया तो आया 0, 170 में से 150 घटाया तो आया 20, और 190 में से जब हमने 150 घटाया तो आया 40। यानी हमारे आंकड़ों में से हमने अपना एज्यूम्ड मीन, हमारा माना हुआ माध्य घटा दिया, हमारा कल्पित माध्य घटा दिया, और घटा देने पर हमारे पास जो आंकड़े आए वो आंकड़े अब छोटे हो गए। कुछ आंकड़े माइनस में हैं, कुछ आंकड़े प्लस में हैं, और जो एग्जैक्ट बराबर था वो क्या है, वो 0 है। डी आई आ गया। और इस डी आई के आने के बाद अब तो हम जानते हैं कि अब ए हमारे पास में है कितना, 150। सिग्मा एफ आई यानी एफ आई की जोड़ हमने 50 प्रत्यक्ष विधि में ही कर ली थी कि इनकी जोड़ कितनी आती है, 50। और अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई की गुणा करेंगे और फिर उन सबको जोड़ेंगे। जैसे प्रत्यक्ष विधि में एफ आई और एक्स आई की गुणा करते थे, वैसे ही कल्पित माध्य विधि में एफ आई और डी आई की गुणा करेंगे। तो भाई एफ आई है हमारा 12 और डी आई है हमारा -40। 12 को -40 से गुणा करेंगे तो माइनस का 480। इसी प्रकार से अगला है 14 और इधर है -20। 14 को -20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 280। और अगला है 8। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। बच्चे मानवीय भूल करते समय यहां बहुत अधिक त्रुटियां होती है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे विद्यार्थी सभी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है।
हमें यह ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रायः विद्यार्थी 8 इंटू 0 बराबर 8 लिख देते हैं और इस छोटी सी गलती से आगे की कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 इंटू 0 बराबर 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब आगे 6 को हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 20 120, और 10 को जब हम 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। यहां पर कुछ संख्याएं हमारे पास माइनस में आई और कुछ संख्याएं हमारे पास प्लस में आई। इस माइनस वाली संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे तो माइनस का 480 और माइनस का 280, 480 और 280 कितने होते हैं, तो 0 और 0 0, 8 और 8 16, और 4 और 2 6 और 1 7, माइनस के हुए 460 और प्लस के कितने हुए, प्लस के हुए 120 और 400, 120 और 400 हो गए 520, ये हमारे पास प्लस के हुए, और 760 हमारे पास माइनस के हुए। तो 760 माइनस के, 520 प्लस के, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माइनस वाले ज्यादा हैं प्लस वाले कम हैं। तो हम 460 में से 520 कम कर देते हैं तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 240। यहां माइनस के 240 बचे हैं, तो ये मान किसका है माइनस के 240, ये है हमारा सिग्मा FIDI। अब हमारे पास A है, कितना है 150, हमारे पास में सिग्मा FIDI है, कितना है माइनस का 240, और हमारे पास सिग्मा FI भी है, कितना है सिग्मा FI 50। ये अब हम मान सूत्र में रख देते हैं। ये माध्य का कौन सा सूत्र है, यह कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें हम अपना मान रख देते हैं। तो देखो हम इसमें मान रखते हैं, तो हमारा एज्यूम्ड मीन A कितना 150, सिग्मा FIDI कितना माइनस का 240, और सिग्मा FI कितना 50। तो हमने माइनस के 240 में 50 का क्या लगाना है भाग, और यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो गया अपने पास में माइनस, और यहां माइनस के 240 में जब हम 50 का भाग लगाएंगे तो पहले 0 से 0 कट गया, और 24 में 5 का भाग लगाया तो हमारे पास में आया 4.8। अब हमें 150 में से 4.8 घटाना है, 150 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 145.2। 145.2 अगर आप गौर करेंगे, आप ध्यान में लाएंगे, तो जब हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया था तब भी आया था माध्य हमारा 145.2, और जब हमने कल्पित माध्य विधि से किया तब भी हमारा आया है 145.2। दोनों विधियां, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, विधि सवाल के अनुसार उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। यह सवाल के अनुसार उपयुक्त विधि का भी चयन होता है, और यह हमें कौन सी विधि पर अधिक पकड़ है इसके हिसाब से भी चयन होता है। तो वह विधि सवाल के लिए उपयुक्त है या वह विधि हमें सरल लगती है, इन दोनों कारणों को देते हुए हम विधि का चयन करके कर सकते हैं। मगर अगर सवाल में लिखा हुआ हो कि इसे कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, ऐसी स्थिति में तो हमें कल्पित माध्य विधि से ही हल करना होगा, या लिखा हुआ हो सकता है कि इसे पग विचलन विधि से हल कीजिए, तो हमें पग विचलन विधि का प्रयोग ही करना होगा। इसके साथ ही कुछ प्रश्नों में ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है कि 150 कल्पित माध्य मानते हुए इसे हल कीजिए। ऐसी स्थिति में हमें वह कल्पित माध्य भी फिक्स है, वही कल्पित माध्य रखते हुए प्रश्न को हल करना होगा। हम अपनी ओर से कोई नया और कुछ नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसने कल्पित माध्य मानने का काम भी खुद ही कर दिया है। तो कल्पित माध्य विधि में हमें क्या ध्यान में रखना है? कल्पित माध्य विधि में हमें ध्यान में रखना है सूत्र। कौन सा सूत्र? एक नया सूत्र जो कि ये कहता है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें लगाना होता है A प्लस सिग्मा FIDI बट्टा सिग्मा FI। यह सिग्मा FIDI जो है वो सिग्मा FIXI के सिमिलर है।
एकदम वैसा का वैसा दिखता है मगर वैसा है नहीं, क्योंकि इस सवाल में हमने कल्पित माध्य तो पहले से ही मान लिया है। माध्य तो हमने मान लिया, हमने अनुमान लगा लिया है कि इसका माध्य लगभग ही आएगा। अब उसमें कुछ न कुछ जुड़ेगा या घटेगा, तो वो जुड़ेगा या घटेगा वो डिफरेंस होता है सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, यानी वो जो डिफरेंस है वो यहां से निकलेगा। वो अगर हमने बड़ा मान लिया है तो ये माइनस में आ जाएगा और घट जाएगा जैसे इस सवाल में घटा था, और अब वो अगर हमने छोटा मान लिया है तो ये प्लस में आ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा और जुड़ करके बड़ा मान हो जाएगा। और इस सवाल में हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना था 150। हमारा एफ आई डी आई यानी डिफरेंस के साथ जो कैलकुलेशन था वो कितना था माइनस का 240। माइनस का 240 ये बता रहा था कि हमने माना था वो बड़ा मान लिया है, तो लास्ट में घटेगा। और सिग्मा एफ आई कितना था 50, तो घटा, कितना घटा 240 में 50 का भाग दिया तो 4.8 घटा, और जब 150 में से 4.8 4.8 घटा तो हमारे पास में अंतिम रिजल्ट आ गया 145.2। तो हमने एक ही सवाल को दो विधियों से हल किया और हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों के अंतर को भी समझा, और कल्पित माध्य विधि होती क्या है और इसका सूत्र किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से कितना मेल खाता है, प्रक्रिया क्या है, ये हमने समझा। आपको इस विधि से कुछ सवाल करने हैं जिनको अभी हम मार्क करेंगे। तो बच्चों, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि सीखने के बाद में अब हमें एक रचनात्मक प्रश्न को हल करना है। तो आइए देखते हैं इस रचनात्मक प्रश्न को, जिसमें हमें सूचनाएं दे रखी है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। सवाल में पहले से ही दे दिया है क्या कि माध्य कितना है 18 है, माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। इसका मतलब हमें विधि का चयन करने से पहले ही उसने माध्य दे दिया है, और यह माध्य है, यह कल्पित माध्य नहीं है। यह उसने स्पष्ट रूप से दिया है कि माध्य कितना है 18 रुपए है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो वो कह रहा है कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। मतलब इन बारंबारताओं में एक बारंबारता मिसिंग है, और वो बारंबारता क्या है, वो बारंबारता है एफ, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें आंकड़े दे रखे हैं कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में यह हमें दे रखा है, और बच्चों की संख्या हमें दे रखी है, और इन आंकड़ों में ये जो आंकड़ा मिसिंग है, गायब है, जो कि f के रूप में दे रखा है, अंक के रूप में नहीं है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इस विधि को, इस सवाल को दो विधियों से कर सकते हैं, पहला प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा कल्पित माध्य विधि से। हम इस प्रश्न को दोनों विधियों से हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से। तो हमें जो आंकड़े दे रखे हैं, हमने सबसे पहले उन आंकड़ों की क्या बना ली, टेबल। हमने इन आंकड़ों की बना ली टेबल। इन आंकड़ों की टेबल बनाने के बाद में यह हमारे पास में दैनिक जेब भत्ता और यह हमारे बच्चों की संख्या। इस टेबल को बनाने के बाद में हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई हमें यहां से निकालना है हमारा xi, जिसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह या मध्यमान। तो वो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना तो बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई इन दोनों का जो मध्यमान है, इन दोनों का वर्ग चिन्ह है, वही हमारा xi है। तो xi ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 का क्या लगा देंगे, भाग। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आया 24। 24 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 12। और वैसे ही देखते ही ये पता चल रहा है कि 11 और 13 के बीच में कितना आएगा, 11 और 13 के बीच में आएगा 12। तो 11 और 13 के बीच में आया 12, और यहां से हमारे पास में यह सारणी का मान आ गया कि 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में कितना 14, 15 और 17 के बीच में कितना 16, 17 और 19 के बीच में कितना 18, 19 और 21 के बीच में कितना 20, 21 और 23 के बीच में कितना 22,
और 23 और 25 के बीच में कितना 24। ये हमारे पास में मध्यमान आ गया, ये हमारे पास में xi आ गया। और fi तो हमें पहले से ही पता है कि हमें जो आंकड़ों के साथ में ये बारंबारता दे रखी होती है वही होती है हमारी fi हमें दे रखी है। तो fi है हमारे पास में, xi हमने ज्ञात कर लिया है। और fi और xi के अलावा प्रत्यक्ष विधि में क्या चाहिए, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। तो एक तो fi की जोड़ चाहिए और दूसरी चाहिए fi xi और फिर उसकी जोड़। तो fi xi इसका मतलब इन दोनों का हमें करना है गुणा। तो करते हैं, 7 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, और 6 और 14 को गुणा करेंगे तो 14 छंग 84, फिर 9 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 नम 144। हो सकता है कि आपको बड़े पहाड़े नहीं आते हों, बड़े पैटर्न नहीं आते हों, आप पीछे गुणा करके देख सकते हैं, मगर जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी से अगर गणनात्मक त्रुटि हुई तो आगे का सारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो अब आगे की गुणा देखते हैं। 13 को 18 से गुणा करने पर आएगा 234। देखिए मैंने भी अभी बोलने में गड़बड़ कर दी ना, तो मेरे सामने लिखा हुआ है फिर भी मैंने बोलने में गड़बड़ कर दी। तो आपको तो गुणा करनी है, और आपने अगर गुणा में अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहां पर 234 की जगह अगर 334 कर देते तो ये सारा फर्क आगे पूरे सवाल में चलता और पूरा सवाल की मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाती, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या निकलता, गलत। इसलिए यह चरणबद्ध प्रक्रिया में चलने वाला सवाल है, इसमें हमें कोई भी गणनात्मक लापरवाही नहीं करनी है। तो 13 को 18 से गुणा किया, कितना आया 234। इसी प्रकार f को 20 से गुणा किया, f एक चर संख्या है, एक अज्ञात राशि है, और उसको 20 से गुणा करेंगे तो हमने बहुपद में बीजगणित की दूसरी प्रश्नमालाओं में यह सीखा था कि किसी चर राशि को किसी संख्या से गुणा करने पर वो दोनों एक साथ लिख दी जाती है, यानी f इंटू 20 बराबर 20f। अब ये 20f का अलग से ध्यान रखना, 20f का अलग से ध्यान क्यों रखना, ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए आगे क्या है, तो 5 इंटू 22, 22 को 5 से गुणा की तो कितना आया 110, और 4 को 24 से गुणा की तो कितना आया 96, 24 चौक 96। अब हमने fx ज्ञात कर लिया है, तो अब हमें fx की जोड़ करनी है ताकि हमारे पास सिग्मा fi xi आए, और इसी प्रकार से हमें fi की भी जोड़ करनी है ताकि हमारे पास में सिग्मा fi आए। तो fi की जोड़ करते हैं, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो हमारे पास में आ गए 44, और प्लस f को हमने अंग्रेजी के अक्षर जो है वो गणित के अक्षर के साथ सीधे जुड़ते नहीं है। चर और अचर राशियों के बीच में प्लस का निशान आता है, वो एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होती है जोड़ में। तो 44 प्लस f, ये हमारे पास में आ गया सिग्मा fi। इसी प्रकार से यहां आपने देखा कि हमने f को जोड़ा नहीं, बस जोड़ में पीछे लिख दिया है, क्योंकि यह आंग्ल भाषा का है, यह चर राशि है, बाकी सभी अंक है, तो अंक तो जुड़ गए मगर यह चर पीछे जुड़ा हुआ रह गया। यह जुड़ा हुआ है फिर भी नहीं जुड़ा हुआ है, और नहीं जुड़ा हुआ है फिर भी साथ में जोड़ में है। तो अब हम इसी प्रकार से fi xi को जोड़ेंगे, और fi xi में हमारे पास चर राशि वाला कौन सा है, हमारे पास में है 20f। तो इस 20f को हमें जोड़ना है, मगर जोड़ते हुए भी अलग रखना है, क्योंकि बाकी सारे तो सिर्फ अंक हैं, ये एक चर राशि के साथ मिला हुआ संख्या है। तो 20f तो हमारा रह गया जिसको हमें जोड़ना है पर नहीं जोड़ना है, और नहीं जोड़ते हुए भी साथ में जोड़ में लिखना है, क्योंकि इनको तो जोड़ना है। तो अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो संख्याएं कौन सी हैं, तो इकाई अंक को पकड़ते हैं पहले। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल पाई 2। अब हम दहाई अंक को जोड़ते हैं, तो 2 और 8 10, 10 और 18, 18 और 4, 18 और 4 22, 22 और 3, 22 और 3 25, और एक 26, 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल पाई 3,
3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो हमारे सैकड़ा के स्थान पर आया 7। संख्या बन गई 752 प्लस 20f। 752 प्लस 20f बन गई। ये क्या है? ये सिग्मा fi xi है। और यहां हमने क्या निकाला? यहां हमने निकाला सिग्मा fi। सिग्मा fi xi है, सिग्मा fi भी है। और प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का तो सूत्र हमें को पता है, क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। तो हमें इतना ही चाहिए, fi xi चाहिए, fi xi सिग्मा fi xi आ गया। सिग्मा fi चाहिए, वो भी हमारे पास आ गया। और माध्य तो हमें सवाल में पहले से ही दे रखा था कि माध्य कितना है? 18, तो माध्य भी हमारे पास में है। अब ये सारे मान इस सूत्र में रख देते हैं और इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, तो इसका मान है हमारा, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। और इसमें माध्य का मान कितना है? 18, तो माध्य का मान कितना लिख दिया? 18। अब हमारे पास में दूसरे जो मान है वो है 752 प्लस 20f, जो कि है सिग्मा fi xi, और 44 प्लस f, ये है हमारा सिग्मा fi। तो हम ये दोनों मान सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में मान रखने के लिए ये हमने 752 प्लस 20f और बट्टा में हमने सिग्मा fi का मान रख दिया 44 प्लस f। ये मान हमने रख दिए। अब मान रखने के बाद आगे क्या? तो देखिए, मान रखने के बाद अब हमें, चूंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, और नीचे वाली संख्या अगर बट्टा में है तो ये इधर जाएगी और इधर जाकर के किस में हो जाएगी? गुणा में। तो ये 44 प्लस f इधर जाएगा और 18 में गुणा में हो जाएगा। तो इस 18 की गुणा 44 में भी होगी और 18 की गुणा f में भी होगी। जब 44 और 18 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 792, और 18 को f से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18f। 18 इंटू f 18f। और उस तरफ क्या था? उस तरफ है ऊपर की ओर 752 प्लस 20f। 752 प्लस 20f चल रहा है। अब हमारे पास में एक ऐसी पंक्ति आई जिसमें दो मान हैं, एक तो है गणित वाला और एक है चर राशि वाला। और इसको हल करने के लिए हम दोनों चरों को एक तरफ बुला लेते हैं और दोनों संख्याओं को एक तरफ बुला लेते हैं। तो 792 इधर है, 752 को बराबर के उस तरफ से पक्षांतरण करके इस तरफ ले आते हैं। तो 752 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 792 माइनस 752। और इसी प्रकार से 18f जो कि इधर था उसको पक्षांतरण करके बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो 18f इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो उधर हो गया 20f माइनस 18f। अब इधर हमने 792 में से 752 घटा दिया। 792 में से 752 घटाने पर कितना आएगा? 40। और उधर हमने 20f में से 18f घटा दिए तो हमारे पास में बचेगा 2f। तो इधर तो है 40 और उधर है 2f। तो हमारे पास में जो अंक आया है वो आया है 40 बराबर 2f। 40 बराबर 2f है, यानी कि 2f बराबर 40 है। 40 बराबर 2f यानी है 2f बराबर 40। अब 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो मेरे पास में आ गया या f बराबर 40 बट्टा 2। 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो 40 का आधा हो जाएगा। और 40 का आधा कितना होता है? तो 40 का आधा होता है 20। तो f बराबर कितना आया? 20। तो हमें जो अज्ञात राशि f ज्ञात करनी थी उसका मान आया 20। बहुत सरल सा सवाल था। बस संख्याओं की जगह बीच में जो है वो एक अज्ञात बारंबारता f दे दी थी और उस f को साथ में लेकर के चलते हुए हमने कैलकुलेशन में सूत्र उसी का ही प्रयोग किया कि माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi, और हमने ज्ञात करते हुए वो मान यहां रखे और यहां से हमारे पास एक सरल सी समीकरण बनी जिसको हमने हल किया तो हमारे पास में उत्तर आ गया f बराबर 20। यह हमने इस चर राशि का मान ज्ञात किया प्रत्यक्ष विधि से। अब अगर हम इसी प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से करें तो एक ही सवाल है,
उत्तर तो सेम आएगा, बस विधि बदलते ही काम करने का तरीका बदल जाएगा। हमने अभी अभी कल्पित माध्य विधि सीखी थी, तो अब हम उसका उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, तो देखिए, जब हम कल्पित माध्य विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास में आंकड़े तो दे रखे हैं और इन आंकड़ों से हम उसी प्रकार से मध्यमान यानी वर्ग चिन्ह यानी xi निकालेंगे। हमारे पास में xi भी हमने निकाल लिया। देखिए इधर हमने xi निकाल लिया, कितना आया xi, तो वही आना था कि भाई 11 और 13 के बीच में 12 और 13 और 15 के बीच में 14, इस प्रकार से xi निकाल लिया। और हमें सवाल में दे रखा था कि माध्य कितना है, 18 है, तो हमने एज्यूम्ड मीन, हमने अपना कल्पित माध्य भी कितना मान लिया, 18। कल्पित माध्य से हल करते समय हमने अपना एज्यूम्ड मीन, हमने अपना कल्पित माध्य a बराबर कितना मान लिया, 18। और a बराबर 18 जैसे ही हमने माना, तो अब आगे की कैलकुलेशन में हमारा कल्पित माध्य का सूत्र क्या कहता है, तो भाई हमने कल्पित माध्य a बराबर मान लिया 18, जो कि हमें दे रखा था कि माध्य भी इतना ही है, तो माध्य के सन्निकट मान ही तो हम अपनी तरफ से मानते हैं। अब इस सवाल में तो हमें पहले से पता है कि कल्पित माध्य 18 ही मानना है, क्योंकि पहले से माध्य सवाल में दे रखा है कि कितना है, 18 है। हम सन्निकट मानना चाहते हैं और हमें पहले से मान पता है, तो फिर वही उसकी को मान लेते हैं कि भाई कल्पित माध्य कितना, 18। अब कल्पित माध्य 18 है, तो कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र होता है। a हमने कितना मान लिया, 18, माध्य भी हमें पता है कितना है, 18। अब हमें सिग्मा एफ आई तो अभी हमने प्रत्यक्ष विधि में भी निकाला था, वैसे ही जोड़ करनी है और निकलेगा कितना, 44 प्लस f, ये तो फिक्स है। अब ऊपर वाले में चेंज आया है, क्या चेंज आया है कि भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह सिग्मा एफ आई डी आई हो गया है, क्योंकि अब डिफरेंस है, हमने पहले से मान रखा है, तो इसलिए अब डिफरेंस निकल रहा है। डिफरेंस किसका, हमारे माने हुए का और दिए गए अंकों का। तो दिए गए अंक कितने हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। हमने माना 18, तो हम डिफरेंस निकालते हैं, तो xi में से हमारा माना हुआ घटा देते हैं। तो 12 में से जब हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। इसी प्रकार 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, 16 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 2, और 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, 20 में से 18 घटाएंगे 2, 22 में से 18 घटाएंगे 4, और 24 में से 18 घटाएंगे 6। ये हमने घटाव करने पर हमारे पास संख्याएं आ गई। ये आ गया हमारा डी आई, डिफरेंस, और इस डिफरेंस की हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एफ आई से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे एफ आई से, जो हमें सवाल में पहले से दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या। एफ आई से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई कितना आया, तो -6 को 7 से गुणा करी तो 6 7 42, माइनस के हैं इसलिए माइनस, 7 6 42। फिर अगला 6 चौक 24, माइनस का है इसलिए माइनस का 24। फिर अगला 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, माइनस का है इसलिए माइनस। और फिर 13 को किससे गुणा, 0 से, 13 इंटू 0 बराबर 0। इसका विशेष ध्यान रखना है, 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। अगला f को गुणा करना है 2 से, तो f इंटू 2, 2f। इसके बाद अगला 5 को गुणा करने हैं 4 से, 5 चौक 20, और फिर हमें 4 से गुणा करनी है 6 की, 6 चौक कितने हो गए, 24। अब हमने जब गुणा की तो हमारा एफ आई डी आई आ गया, गुणा करते एफ आई डी आई आ गया। अब एफ आई डी आई जो आ गया, इसमें कुछ संख्याएं हैं प्लस की और कुछ संख्याएं हैं माइनस की। तो प्लस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाली संख्याएं हुई हमारे पास में 20 और 24, 20 और 24 कितने हो गए, 44, और 44 और साथ में 2f। तो प्लस की हमारे पास संख्या हुई 44 प्लस 2f, ये हमारी प्लस की संख्याएं हुई। और माइनस की संख्याएं कौन सी हुई, तो माइनस की संख्याएं हुई माइनस का 42, माइनस का 24 और माइनस का 18। जोड़ें
तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल पाई का 1, और 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, तो माइनस के हो गए 84, प्लस के 44 और माइनस के 84, तो 44 में से 84 गए, पीछे बच गए माइनस के 40। तो अंतिम हमारे पास में जो रिजल्ट बचा वो बचा कि सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया, 2f माइनस 40। 2f तो है और साथ में 44 में से 84 गए, कितने बच गए, माइनस के 40। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई 2f माइनस 40 और सिग्मा एफ आई हो गया हमारे पास में 44 प्लस f, और a हमारे पास में है 18 और माध्य हमें सवाल में दे रखा है 18। ये सारे के सारे मान हमारे पास में आ गए हैं। तो सूत्र में हमें जो भी मान चाहिए वो सूत्र के लिए जितने आवश्यक मान हैं वो सारे हमारे पास में हैं। तो अब हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है, सूत्र में मान रखना है। तो देखिए अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो सूत्र में हमें दे रखा है जो भी मान, क्या दे रखा है कि भाई माध्य किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ये हमें सूत्र होता है और इसमें माध्य का मान हमें सवाल में पहले से ही दे रखा है कि माध्य कितना है, 18 है। अब हमने भी जो एज्यूम्ड मान a माना था वो कितना माना था, वो हमने माना था 18। तो हमारा एज्यूम्ड मीन भी कितना है, 18 है। दिया हुआ माध्य भी कितना है, 18 है। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, तो वो है 2f माइनस 40 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो वो है 44 प्लस f। 44 प्लस f भी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब इस सूत्र में ये सारे मान रखने के बाद हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये 18 इधर है प्लस का, इसको हम बराबर के उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 18 में से 18 गए, कितने बच गए, 0। अब उधर बट्टा में एक संख्या है जो कि है 2f माइनस 40 बट्टा 44 प्लस f। तो अब हम इसको तिरछी गुणा करेंगे। जब हम 44 प्लस f को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 0 इंटू 44 प्लस f, और इसको हमने जब 0 से गुणा करी तो ये सारा मान हो जाएगा 0, और बराबर के उस तरफ है 2f माइनस 40, और जब हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और बराबर के उस तरफ है 2f माइनस 40। तो 0 बराबर 2f माइनस 40, यानी 2f माइनस 40 बराबर 0। अब इस माइनस 40 का हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे ताकि हमारे चर पद अलग हो जाएं और अचर पद अलग हो जाएं। तो माइनस के 40 को जब हम उधर भेजेंगे तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 40। इसी प्रकार से ये 2 भी अचर है, इधर गुणा में है तो हम उधर भेजेंगे, क्या चला जाएगा, भाग में। तो 40 के बट्टा में चला जाएगा भाग में, तो 40 में 2 का भाग लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। यानी f का मान आ गया 20, यानी हमारी लुप्त बारंबारता आ गई 20। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से किया तब भी हमारी f का मान कितना आया, 20, और जब हमने कल्पित माध्य विधि से किया तो भी हमारी लुप्त बारंबारता कितनी आई, 20। विधि बदलने के सामान्य सवाल हो या इस प्रकार के रचनात्मक सवाल हो, विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता है। विधि का चयन सवाल के अनुसार और हमारी पकड़ किस पर है इसके अनुसार की जाती है। तो आज हमने कल्पित माध्य विधि के माध्यम से सवालों को हल किया, और साथ ही एक रचनात्मक प्रश्न जिसमें अज्ञात राशि ज्ञात करनी थी उसको भी प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से हल किया।